बच्चों हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वन विक्षेपण से संबंधित है यह चैप्टर। ठीक है बच्चों, चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है और दूर बिंदु अनंत होती है। दूर मतलब अनंत, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनंत। अगला सवाल है बच्चों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किस चीज के द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो पक्षांबी के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव बैंगनी का, सबसे कम झुकाव लाल का और मध्यम झुकाव हरा का होता है। आपसे क्या पूछा गया बच्चों? सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। आपको याद रखना है। कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का होता है बच्चों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी बैंगनी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के बने प्रिज्म का उपयोग होता है बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रिज्म। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिज्म। बच्चों कांच की सिल्ली से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कांच का प्रिज्म भले हम कर सकते हैं लेकिन कांच की सिल्ली नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी प्रिज्म। अगला है बच्चों, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, अर्थात निकट जब साफ नहीं देखा तो दूर को साफ साफ देखा, जब दूर साफ साफ देखा गया तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है बच्चों। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। आपको याद रखना है कि दृष्टि दोष में जो वस्तु साफ साफ दिखाई देता है वही दृष्टि दोष होता है। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ आपको फंसाने के लिए दिया कि निकट वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता है, तो निकट जब साफ साफ नहीं देख सकता है तो दूर को साफ साफ देख सकता है, तो दूर जब दिखाएगा तो दूरदृष्टि दोष। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल है बच्चों, मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में एक तो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में बच्चों एक तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। आपको याद रखना है। तो मानव नेत्र में बच्चों एक उत्तल लेंस होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर बनाता है। आपको याद रखना है बच्चों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेटिना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? ध्यान दीजिए बच्चों, टिंडल का प्रभाव हमें प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रदर्शित होता है। टिंडल का प्रभाव हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई पड़ता है। अतः हम लोग, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, डी। अगला सवाल है बच्चों, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर दूर को साफ साफ देख सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो निकट दृष्टि वाला निकट को देखेगा, निकट दृष्टि दोष वाला निकट को देखेगा, दूर को नहीं देखेगा।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देखेगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, नेत्रदान में किस भाग को दान दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों कि नेत्रदान में कौन से भाग को दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। किसको दान में दिया जाता है, कॉर्निया को दान में दिया जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, आंख व्यवहार करती है, आंख किस तरह का व्यवहार करती है, तो आंख बच्चों उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। आंख में उत्तल लेंस होता ही है तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा ना। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यही देखिएगा बच्चों, न्यूनतम कहे तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कह दे तो अनंत हो जाएगा बच्चों। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर। बच्चों कभी कदाल आपको कंफ्यूज करने के लिए 25 मीटर भी लिख देता है, तो आपको ध्यान देना है कि 25 सेंटीमीटर कहाँ है और वही आंसर आपको लगाना है। अगला सवाल है बच्चों, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष के लिए। तो क्या कहा बच्चों, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए। आइए इसके बारे में एक लाइन और जान लेते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, दूर और निकट, दूर और निकट, दूर में उत्तल और निकट में अवतल। अवतल क्या लिखा गया है, दूर में अवतल। कैसे याद रखना है, दूर में देखिए 2 गो वर्ड, उत्तल में देखिए 3.5 गो वर्ड, निकट में देखिए 3 गो वर्ड, अवतल में देखिए 4 गो वर्ड। छोटका छोटका में, बड़का बड़का में, छोटका वर्ड वाला में, बड़का वर्ड वाला में। तो यहाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, तरंग दैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को समांतर बच्चों मीटर में व्यक्त किया जाता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक बच्चों एंगस्ट्रम होता है, इसे ए नॉट से सूचित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है बच्चों, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। अगला सवाल है बच्चों, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस कैसा होता है, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दोनों तरफ लेंस लगा रहता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है बच्चों, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं, 7 रंग होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा बच्चों, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन किस वर्ण का होता है बच्चों, सबसे अधिक झुकाव, सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है बच्चों। आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। अगला सवाल है, निम्न में आनुवांशिकता रोग है, निम्नलिखित में कौन सा रोग ऐसा है जो आनुवांशिकता रोग है, अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है, तो आपका बच्चों अबिंदुकता रोग है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटक में विभाजन होने की क्रिया प्रकाश का क्या कहलाता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने की प्रक्रिया को डायरेक्ट याद रखना वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश में जो 7 रंग है बच्चों उनमें
इनमें से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का होता है। तो यहाँ आपको सबसे अधिक पूछा गया है, आपका राइट आंसर लाल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा आपका। अगला सवाल है बच्चों, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती है बच्चों? क्योंकि श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश 7 रंग से ही तो बने हैं। कौन से 7 रंग? बैनी, आहा, पी, नाला, है ना, इन 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कहा गया? जब प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो उसका विचलन अलग अलग क्यों हो जाता है? बैगनी का ज्यादा, लाल का कम क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ध्यान दीजिए, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में अलग अलग चाल से चलती है। याद रखना है बच्चों, क्योंकि अलग अलग रंगों का कांच में चाल अलग अलग होता है। रंग क्या? प्रकाश का रंग। किसका रंग? प्रकाश का रंग। ये रंग में रंग याद नहीं रखना, होली का रंग, प्रकाश का रंग है। ये क्या है बच्चों? प्रकाश का रंग। अलग अलग प्रकाश के रंग का जो चाल होता है अलग अलग होता है, जिसके कारण से प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश की किरणें अलग अलग मान में विचलित होती है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलती है। विभिन्न मतलब अलग अलग। अगला सवाल है बच्चों, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है। क्या कहा बच्चों? कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सूर्य की किरणें अलग विभिन्न रंगों में, विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि बच्चों याद रखना है कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन अलग अलग होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले अलग अलग रंगों का विचलन अलग अलग होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? अलग अलग रंगों में बट जाते हैं। चलिए अगला सवाल होगा बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी बच्चों? तो आपको याद रखना है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, 100/20 कर देना है, 20 पंचे 100, तो आपका 5 डायोप्टर हो जाएगा। आपका राइट आंसर देखिए बच्चों, इसमें 5 प्लस में नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5D। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल है बच्चों, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है, जिसे आयरिस भी हम लोग कहते हैं, परितारिका नियंत्रित करता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, किस दृष्टि दोष का उपचार अवतल और उत्तर दोनों लेंस से बने चश्मों से किया जाता है? उत्तल और अवतल दोनों लेंस बाइफोकल लेंस में लगा रहता है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो आपको याद रखना है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है। किसके लिए? जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है, उसे हम लोग बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकतम अपवर्तन होता है। ध्यान दीजिए बच्चों कि नेत्र में जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो अधिकतम या अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही उस प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन हो जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण के किस रंग के प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो वह बच्चों आपका नीला रंग है। ध्यान दीजिए बच्चों, किस रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? नीला रंग को प्रकीर्णित करता है। इन्हीं कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इन्हीं कारण से हम लोगों को आकाश का रंग भी नीला दिखाई पड़ता है। बच्चों आपको याद रखना है कि अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, अधिक तरंग दैर्घ्य, क्या चीज? अधिक। याद रखिएगा, अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग का जो है बच्चों लाल है। कौन है? लाल। और कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन है बच्चों? बैंगनी है। कौन है? बैंगनी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? नीला। चलिए अगला सवाल है बच्चों, मानव नेत्र कार्य करता है तो हमारा नेत्र एक
कैमरा की तरह काम करता है। जिस तरह से अभी देखिए कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, उसी तरह से आपके नेत्र में भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो याद रखिएगा कि हमारा नेत्र कैमरा की तरह कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? अभी तुरंत हमने कहा बच्चों कि सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। याद रखना है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है बच्चों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद वायुमंडल वहां नहीं रहता है, जिसके कारण से किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और काला दिखाई देने लगता है। तो आपका राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा, काला। अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश का चार्ज न्यूनतम होता है। प्रकाश का चार्ज सबसे कम किसमें होता है बच्चों? तो निर्वात में अधिक होता है, जल में उस निर्वात में और वायु में बराबर होता है, जल में कुछ कम होता है और उससे भी कम बच्चों कांच में होता है। तो इन चार में से न्यूनतम कांच हो जाएगा, राइट आंसर डी। अगला सवाल बच्चों, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? हमारे नेत्र के कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है, जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, परितारिका। अगला सवाल है बच्चों, परितारिका नियंत्रण करती है, अर्थात परितारिका किसको नियंत्रित करती है? तो वो हमारे पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। कौन? परितारिका। आइरिस हमारे नेत्र के पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, बढ़ाने घटाने का काम करता है। आप लोग बच्चों देखते होंगे कि जब आप धूप से आते हैं और कुछ हल्का अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। इसके पीछे का एक ही कारण है बच्चों कि उस समय जब हम लोग तीव्र प्रकाश में रहते हैं तो हमारे आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, और जब हम अंधेरे कमरे में जब जाते हैं तो वो पुतली के आकार पर सिकुड़े होने के कारण से हमें वह कमरा काला दिखाई पड़ता, हमें वह कमरा अंधेरा दिखाई पड़ता है। और फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे पुतली का साइज बढ़ता है और तब जाकर के हमें फिर वह कमरा कुछ साफ दिखाई देने लगता है। तो याद रखिएगा बच्चों, परितारिका किसको नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को। आपका राइट आंसर डी। अगला सवाल बच्चों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली ही नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? पुतली नियंत्रित करती है। याद रखिएगा, यह भी सवाल बच्चों महत्वपूर्ण लगा रहे हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो बृहत अधिकतम संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका जो है रेटिना से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जब हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को है ना प्रकाश सुग्राही कोशिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और मस्तिष्क जो है उल्टा प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, छोटा प्रतिबिंब को बड़ा करके वस्तु के साइज में ला देता है और हमारा नेत्र स्पष्ट रूप से वस्तु को देख पाता है। आपका अगला सवाल होगा बच्चों, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। आंख का रंग आइरिस या परितारिका पर निर्भर करता है। आइरिस या परितारिका पर निर्भर करता है, याद रखना है। अगला सवाल है बच्चों, मानव नेत्र का सबसे अगला भाग क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र का सबसे अगला भाग कॉर्निया कहलाता है। जब हम मानव नेत्र की अगर हम फिगर बनाते हैं बच्चों, तो मानव नेत्र का जो सबसे अगला भाग है यही भाग कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल है बच्चों, मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है? ध्यान दीजिए, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब व्यक्ति को क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस होता है दुधिया रंग का होता है, सफेद हो जाएगा, और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। अर्थात आपका राइट आंसर डी, ए और बी दोनों।
अगला सवाल है बच्चों, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग कम प्रकीर्णित करता है? तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है और अधिक प्रकीर्णन बैंगनी का होता है। चलिए, बहुत बच्चे याद रखिएगा, नीला का सबसे अधिक नहीं होता है, लेकिन नीला का प्रकीर्णन अधिक प्रबलता से होता है। नीला रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में अधिक प्रबलता से होता है, ये नहीं कि नीला का प्रकीर्णन अधिक होता है, गलत बात। चलिए, अगला सवाल है बच्चों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग के किरण दिखाई पड़ते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 7। अगला सवाल है बच्चों, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? तो न्यूटन महोदय ने किया था बच्चों। किसने किया था? सबसे पहले सूर्य के, ध्यान दीजिए, सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहला प्रयोग, कांच के प्रिज्म का सबसे पहला प्रयोग न्यूटन महोदय ने किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूर्य पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा, अगर पश्चिम में है तो पूरब में बनेगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। अगला सवाल है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ है बच्चों? 1 नंबर है बच्चों, ए नंबर है बच्चों। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई पड़ता है? वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। और बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य अस्त भी 2 मिनट बाद ही होता है। तो सूर्य अस्त और सूर्योदय में टोटल कितना समय हो गया बच्चों? 4 मिनट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपका केवल सूर्योदय पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 मिनट। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में होती है। हवा या निर्वात में होती है। प्रकाश के चाल में हवा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, सूक्ष्म कणों का एक विषांगी मिश्रण है कि किसमें जो है सूक्ष्म कणों का विषांगी मिश्रण है? तो वायुमंडल में अलग अलग मिश्रण होता है बच्चों। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कहलाता है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग बच्चों 3 ठो रंग है, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो देखिए, नीला, हरा, लाल, आपका राइट आंसर डी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है? तो टिंडल का प्रभाव घने जंगलों में भी देखा जा सकता है बच्चों। इसका वर्णन आपके एनसीईआरटी बुक में किया गया है कि टिंडल प्रभाव हम लोग घने जंगलों में भी देख सकते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह सवाल भी बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है बच्चों, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला प्रतीत होता। अगर वायुमंडल ही नहीं रहता तो हम लोगों को भी आकाश कैसा दिखाई पड़ता? काला दिखाई पड़ता। क्योंकि वायुमंडल नहीं होता तो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता, जिसके कारण से हमें आकाश नीला दिखाई नहीं पड़ता और सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अपवर्तन भी नहीं हो पाता। चलिए, अगला सवाल है बच्चों, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ेगा। अधिक ऊंचाई पर चला जाएगा उसको वायुमंडल मिलेगा ही नहीं, तो आकाश का रंग उसे काला दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है बच्चों, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है बच्चों, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से इसका जो प्रकीर्णन होता है बहुत अधिक दूरी तक जाता है। इसलिए खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का बल्ब लगा दिया जाता है, लाल रंग के पन्नी लगा दिए जाते हैं, लाल तरह के कपड़े लगा दिए जाते हैं, पन्नी माने प्लास्टिक। चलिए, अगला सवाल है बच्चों, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जिस समय सूर्योदय होने वाला रहता है या सूर्यास्त होने वाला रहता है उस लाल अर्थात रक्ताभ अर्थात खून की तरह, किसकी तरह? खून की तरह। आपको पता है कि खून का वास्तविक रंग हम लोग क्या कहते हैं? लाल। क्या कहते हैं? लाल। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला सवाल है बच्चों, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय बच्चों सूर्य श्वेत प्रतीत होता है और सूर्य का वास्तविक रंग भी श्वेत होता है। ये भी बात याद रखिएगा, आपको पूछेगा सूर्य का वास्तविक रूप कब दिखाई पड़ता है? तो दोपहर के समय दिखाई पड़ता है। यह आपका प्रश्न क्या है? दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत प्रतीत होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित कण क्या कहलाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे निलंबित कण कोलाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? कोलाइड कहलाता है। अगला सवाल है बच्चों, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन होना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, तारों के टिमटिमाने को व्याख्या किस सिद्धांत पर हम लोग कर सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते भाई? तो तारा जो टिमटिमाता है अपवर्तन के सिद्धांत पर, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है बच्चों? तो वह है, उसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम लोगों को सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? तो कॉर्निया को रंगीन भाग कहते हैं। किसको? कॉर्निया जो है मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगला सवाल है बच्चों, तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है कि तरंगदैर्घ्य को किससे व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे ए नॉट से सूचित किया जाता है। अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा बिल्कुल समान होती है, क्योंकि कोई फर्क प्रकाश में पड़ता ही नहीं है, वायु रहे या ना रहे। अर्थात आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, समान। अगला सवाल है बच्चों, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन है बच्चों। तारे के टिमटिमाने का कारण हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन को मानते हैं बच्चों। राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वायुमंडलीय परावर्तन भी लिखा है, इसको नहीं लगा देना रे बेवकूफा सब। अगला, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, अर्थात मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का कितने समय के लिए प्रतिबिंब बनता है? तो 1/10 सेकंड के लिए। कितने समय के लिए? 1/10 सेकंड के लिए। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किस रंग के किरण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकीर्णन की बात करेंगे तो सबसे कम प्रकीर्णन बच्चों लाल रंग का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन बच्चों लाल रंग का होता है, याद रखिएगा, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। अगला, मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? मानव नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र में कोमल सूक्ष्म झिल्लियां होती है कि मानव नेत्र में जो कोमल सूक्ष्म झिल्लियां होती है उसे हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। उसे हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, पुतली पूर्ण रूप से कब खुलती है? तो पुतली पूर्ण रूप से, ध्यान दीजिए बच्चों, मंद प्रकाश में, जब कम प्रकाश होगा तो वह पुतली पूरी खुल जाता है, और जब तीव्र प्रकाश रहता है तो पुतली बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बी, मंद प्रकाश में। अगला सवाल है बच्चों, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जो फोकस दूरी को नियंत्रित करती है क्या कहलाता है? हमारे नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी कंट्रोल होती है वह कहलाता है समंजन क्षमता। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछ देगा, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे, हमारे नेत्र में सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसके कारण से हम दूर या निकट रखी वस्तु को साफ साफ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ऐसी क्षमता को
समंजन क्षमता कहा जाता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो बच्चों आज का ये आखिरी सवाल था। इस चैप्टर से हमने आपके बीच टोटल 72 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्ट किया था और आप लोगों को सभी का सभी प्रश्न हमने बता दिया। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आनंद भी आया होगा और आप लोग भी इसी तरह से आनंद से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर से जरूर कीजिए बच्चों। तो बच्चों हमारा लक्ष्य क्या है बच्चों? सफलता आपकी है, यही हमारा लक्ष्य है। अर्थात सफलता आपकी, लक्ष्य हमारा। सफलता आपकी, लक्ष्य हमारा। कि आप सफल हो जाएं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें, आप अपनी मुकाम को हासिल कर लें, आप बिहार में टॉप कर जाएं, वही हमारा क्या है? लक्ष्य है बच्चों। तो आप अपनी सफलता के लिए चलिए, हम अपनी लक्ष्य के लिए चलेंगे। ठीक है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।